हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर राजश्री, सहायक आचार्य इतिहास, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज का हमारा टॉपिक है चंद्रगुप्त द्वितीय। हम पढ़ रहे हैं गुप्तवंश। इसके पहले वाले वीडियोस में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार गुप्तवंश की स्थापना हुई और श्रीगुप्त के बाद अनेक छोटे राज्य हुए और चंद्रगुप्त प्रथम इस काल का प्रथम शासक रहा। उसके बाद समुद्रगुप्त ने दिग्विजय की और उसकी मृत्यु के बाद जो शासक बना वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। इसका जो कार्यकाल इतिहास में देखा जाता है वो है 375 ईस्वी से 414 ईस्वी। अब हम बात करेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। अगर हम इसके जानकारी के स्रोतों की बात करें तो हम उसे दो भागों में बांट सकते हैं, पुरातात्विक स्रोत और उसके साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक अगर हम स्रोतों की बात करें तो इसमें अनेक सिक्के और उसके काल में मिले या उसके बाद के शासकों के काल में मिले स्तंभलेखों की बात कर सकते हैं। जैसे सिक्कों में उसकी अनेक उपाधियों के बारे में चर्चा की गई है। इसके अलावा सांची अभिलेख, आपका बिलसड अभिलेख, इसमें उसकी जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं उसके प्रारंभिक जीवन की, तो हम देख पाते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के पुत्रों में सबसे योग्य और श्रेष्ठ व्यक्ति था या श्रेष्ठ था, इसीलिए उसको उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान पिता का एक महान पुत्र अगर हम कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो शासन प्रबंध और युद्ध दोनों में ही अपने पिता की भांति सुप्रसिद्ध रहा। वह एक महान विजेता भी था, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा था। इसीलिए हमें उसके सिक्कों पर अनेक जो उपाधियाँ मिलती हैं, जैसे देवश्री, विक्रम, विक्रमादित्य, नरेश चंद्र, सिंह विक्रम, नरेंद्र सिंह, सिंह चंद्र, परम भागवत, विक्रमांक, अप्रतिरथ आदि उपाधियाँ हमें उसके सिक्कों से मिलती हैं। सांची अभिलेख में हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त का दूसरा प्रिय नाम देवराज और वाकाटक अभिलेखों में उसका एक नाम देवगुप्त हमें मिलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं उसकी उपाधियों से कि वो एक महत्वपूर्ण शासक गुप्त वंश का रहा है। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के वैवाहिक संबंधों की। तो हम देखते हैं कि जितने भी गुप्त अभिलेख मिले हैं या मुहरे हैं उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय की जो प्रथम पत्नी है उसका नाम ध्रुव देवी अथवा ध्रुव स्वामिनी मिलता है। इसी प्रकार बिलसड पाषाण स्तंभ लेख में और बिहार पाषाण स्तंभ लेख में ध्रुव देवी को चंद्रगुप्त द्वितीय की महादेवी और कुमार गुप्त प्रथम की माता कहा गया है। तो देखते हैं कि ध्रुव देवी से चंद्रगुप्त को दो पुत्र प्राप्त हुए, एक कुमार गुप्त प्रथम और दूसरा गोविंद गुप्त। इसी प्रकार हमें अभिलेखों से जो चंद्रगुप्त द्वितीय उसकी दूसरी पत्नी का नाम भी मिलता है, जिसका नाम था कुबेर नागा, जो पद्मावती अथवा मथुरा के नागकुल की राजकुमारी थी। चंद्रगुप्त ने राजनीतिक दृष्टि से नागों से मैत्री संबंध स्थापित किया और इसीलिए ताकि उसको उन नागों का साथ मिल सके, इस कारण उन्होंने उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसके अलावा हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी रानी कुबेर नागा से उत्पन्न राजकुमारी प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक राजा पृथ्वीशेन प्रथम के पुत्र रुद्रसेन द्वितीय के साथ भी संपन्न कराया। इस प्रकार उसने नागों के हिरास के पश्चात गुप्तों के एकमात्र संभावित प्रतिद्वंदी कौन था, वाकाटक, उससे भी वैवाहिक संबंध कर उसे अपना संबंधी बना लिया अर्थात सहयोगी बना लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाकाटकों से जो वैवाहिक संबंध थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चिमी भारत के अभियानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की दिग्विजय की। हम देखते हैं कि जिस प्रकार समुद्रगुप्त ने एक दिग्विजय की नीति अपनाई, चंद्रगुप्त ने भी एक महत्वपूर्ण रूप से दिग्विजय नीति का प्रयास किया। सबसे पहले उसने गणराज्यों का विनाश किया। पश्चिमोत्तर भारत के कुषाण और अवंती के महाक्षत्रपों तथा गुप्त साम्राज्य के बीच में भद्रगण से लेकर स्वर्णिक गण तक छोटे छोटे गणों की एक लाइन सी बनी हुई थी, अर्थात वहाँ इन दोनों के बीच में छोटे छोटे गण थे। ये गण यद्यपि स्वतंत्रता प्रेमी थे, किंतु वे किसी संगठित आक्रमण का सामना करने में असमर्थ थे। इसलिए चंद्रगुप्त ने उन पर प्रहार किया और
इसी समय उसने चूंकि पहले से ही वाकाटकों से अपनी मित्रता स्थापित कर ली थी, इसलिए उसका ये कार्य क्या हो गया, अत्यंत सरल हो गया, क्योंकि वाकाटकों ने उनसे उसका सहयोग किया। मध्य प्रदेश के अवशिष्ट गणों को उन्मूलित करने के पश्चात वह अपने पिता के समय की एरण सीमा को लांघकर पूर्वी मालवा में प्रविष्ट हुआ, कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, जहां उसने आगे के अभियानों की योजना बनाई। उदयगिरी गुहालेख है, उससे प्रतीत होता है कि इस अभियान के दौरान पूर्वी मालवा के काक आदि गणों व गणपति नाग के कुलों को भी उसने उन्मूलित कर दिया है। यही कारण है कि हम चंद्रगुप्त की इस दिग्विजय के पश्चात गणों का भारतीय इतिहास में कोई उल्लेख प्राप्त नहीं करते हैं। इसके अलावा हमें चंद्रगुप्त के कुछ ताम्र सिक्के भी मिले हैं। इनमें इन सिक्कों के मुख्य पृष्ठ पर गरुड़ मुख में सर्प को लिए हुए दिखाया गया है। आपको पता है कि सर्प नाग शासकों का राज चिन्ह था और गरुड़ किसका था, गुप्त शासकों का। इस चित्रांकन से स्पष्ट रूप से उल्लेख मिल जाता है कि जो गुप्तों ने नागों को पराजित किया और उनको अपने साम्राज्य में मिला लिया। चंद्रगुप्त का जो मुख्य उद्देश्य था वो विदेशी शकों को विनष्ट करना था, किंतु सौराष्ट्र के शकों की उन्मूलित करने के लिए पश्चिम मालवा पर अधिकार करना आवश्यक था। अतः संभव है कि विदिशा और धार के बाद चंद्रगुप्त ने अवंती और मंदसौर पर विजय प्राप्त की थी। पश्चिमी मालवा की विजय से संबंधित यद्यपि कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु मंदसौर से प्राप्त नरवर्मन के अभिलेख से अनुमान मिलता है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमी मालवा पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इसके बाद हम बात करते हैं शक क्षत्रपों के अंत की। मालवा पर अधिकार करने के बाद चंद्रगुप्त की दिग्विजय का जो प्रमुख लक्ष्य था वो है शकों को उन्मूलित कर पश्चिमी भारत को अपने अधीन करना। जो वीरसेन है उसके उदयगिरी लेख से स्पष्ट हो जाता है कि चंद्रगुप्त अपने मंत्रियों, सेनापतियों और सामंतों के साथ शकों के उन्मूलन के लिए निकला और वो उसमें सफल भी रहा और पश्चिमी भारत का क्षत्रप राज्य गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के दुर्लभ रजत सिक्कों से भी प्रमाणित होता है कि उसने शकों का अंत कर सौराष्ट्र प्रदेश अपने अधिकार में कर लिया था। इन रजत सिक्कों अर्थात चांदी के सिक्कों की बनावट और शैली क्षत्रप सिक्कों के अनुकरण पर मिलती है, किंतु चांदी के सिक्कों के सामने की तरफ शक शैली पर सम्राट के पीछे बाईं तरफ तिथि का वर्ष शक संवत की बजाय गुप्त संवत दिया गया है और इसके अलावा पीछे की तरफ क्षत्रपों के चैत्य की जगह पंख फैलाए गरुड़ की मूर्ति अंकित है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सिक्के पश्चिमी भारत के लिए शकों की राजकीय सत्ता समाप्त करने पर प्रचलित किए गए थे। अर्थात जो शक क्षत्रपों का अंत है वो भी किसने किया, आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया। उसके बाद हम देखते हैं कि पूर्वी पश्चिमोत्तर भारत पर आधिपत्य। पश्चिमोत्तर जो भारत पर कुषाणों के वंशज अभी तक शासन कर रहे थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख से स्पष्ट होता है कि मथुरा प्रदेश जो पहले शक कुषाणों की शक्ति का केंद्र रहा, अब पूरी तरह से गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया। चंद्रगुप्त द्वारा पश्चिमी क्षत्रपों का अंत किए जाने पर पश्चिमोत्तर कुषाण शासकों ने गुप्त शक्ति से आतंकित होकर बंग के शासकों की तरह विद्रोह कर दिया था। मेहरौली के स्तंभ लेख से ये स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त ने सिंधु और उसकी 7 सहायक नदियों को पार कर वाहिलिकों को पराजित किया। इस अभियान के दौरान उसने शत्रुओं को जीतकर शक कुषाणों की शक्ति का प्रमुख केंद्र पर विजय स्थापित की। इस पर हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के अभिलेखों से इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आता है पूर्वी प्रत्यंत राज्यों का अंत। मेहरौली स्तंभ जो लेख है उसमें दिल्ली के कुतुब मीनार के पास जो है उससे मालूम होता है कि गुप्त साम्राज्य के शत्रु प्रत्यंत नरपति सम्राट दवाक और कामरूप के राजा बंगाल में गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करने की इकट्ठा हो गए थे। समतट, दवाक और कामरूप के राजाओं ने समुद्रगुप्त से पराभूत किया था। अतः प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त के गद्दी पर बैठते ही इन नृपतियों ने गुप्तों की अधीनता से मुक्त होने का प्रयत्न आरंभ कर दिए थे और ये गुप्त सम्राट के विरुद्ध एक हो गए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बलपूर्वक इन्हें पराजित किया और इससे अब गुप्त साम्राज्य की सीमा सीधे कहाँ पहुँच गई, आसाम तक पहुँच गई। अर्थात हम देखते हैं कि उसने शक्त क्षत्रपों का अंत किया, गणराज्यों का विनाश किया,
पूर्वी प्रत्यंत राज्यों का अंत किया और पश्चिमी उत्तर भारत में विजय प्राप्त की। तो हम देखते हैं कि उसका साम्राज्य विस्तार बहुत अधिक फैल गया था। आर्यव्रत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने का जो महान कार्य वो किसने किया, वो समुद्रगुप्त ने प्रारंभ किया था। उसको उसके पुत्र चंद्रगुप्त ने पूरा कर दिखाया। समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की सीमा मध्य भारत की तरफ एरण तक पहुंचा दी थी, किंतु उसके पुत्र ने संपूर्ण मालवा, समस्त मध्य भारत जिसमें गुजरात, सौराष्ट्र और कुछ हद तक राजपूताने के विभाग भी सम्मिलित थे, उसको गुप्त राज्य में मिला लिया। गुप्त साम्राज्य की सीमा पश्चिम पहुंचा दी। पूर्व में उसने बंग प्रदेश को जीतकर गुप्त सीमा को पूर्वी समुद्र तट तक पहुंचा दिया। उत्तर पश्चिम में मथुरा से आगे बढ़कर पंजाब के शासकों और उसके आगे उत्तर प्रदेश के शक कुषाणों को पराजित कर बल्ख तक गुप्त साम्राज्य का प्रभाव स्थापित हो गया। भारतीय इतिहास में पहले चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा भारतीय सम्राट हुआ जिसने उत्तर पश्चिमी प्रदेशों को जीतकर भारतीय सीमा को हिंदू कुश तक पहुंचाया था, किंतु चंद्रगुप्त द्वितीय ने उससे भी बढ़कर कार्य किया और काबुल अफगानिस्तान को दबाकर बल्ख तक के प्रदेशों को भारतीय साम्राज्य में मिला लिया और इसीलिए उसकी उपाधि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य महत्वपूर्ण साबित होती है। अब हम बात करेंगे उसकी राजधानियों की। समुद्रगुप्त के गया अभिलेख से भी अयोध्या को उसका स्कंधावार अर्थात शिविर कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र को खेल ही खेल में स्वाधीन करा लिया था। अतः पाटलिपुत्र व अयोध्या चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता के समय राजधानी व मुख्य नगर होने का गौरव प्राप्त कर चुके थे। इसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय के सांची और उदयगिरी अभिलेखों से हमें मालूम होता है कि पूर्वी मालवा विजय करने से पूर्व संभव था उसने भिलसा को अपनी पश्चिमी राजधानी बनाया, किंतु बाद में संपूर्ण मालवा और सौराष्ट्र को जीत लेने के बाद साम्राज्य की पश्चिमी राजधानी उसने किसको बनाया, उज्जैन को बनाया। संस्कृत साहित्य में भी विक्रमादित्य नाम के राजा को पाटलिपुत्र व उज्जैन दोनों का अधीश्वर कहा गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन किया। आपको पता है कि इतिहास में जितने भी चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं उन्हें अश्वमेध आयोजन किया है। इसी प्रकार समुद्रगुप्त ने भी किया था और उसी प्रकार चंद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। काशी के नगवा गांव में एक घोड़े की प्रतिकृति मिली है और इस पर चंद्रगुप्त लिखा हुआ है। अनुमान लगाया जाता है कि वह मूर्ति उसी घोड़े की है जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अश्वमेध यज्ञ में काम आया था। इसी प्रकार राजकुमारी प्रभावती गुप्त के पूजा दान पत्र में चंद्रगुप्त द्वारा अनेक गायों और बहुत सारे स्वर्ण दान दिए जाने का उल्लेख है। तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये उसने अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर ही किया होगा। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन प्रबंध की। तो हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन था वो उसने भी अपने साम्राज्य को सुसंगठित करने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं अगर कि चंद्रगुप्त द्वितीय का मूल्यांकन की, अगर उसका सारांश देखें तो देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय की दिग्विजय से स्पष्ट हो जाता है कि सम्राट समुद्रगुप्त के समान ही उसका पुत्र भी वीर और प्रतापी शासक था। इसके अलावा वो शारीरिक बनावट में भी सुंदर था। चंद्रगुप्त सिक्कों पर जो सिक्के हैं उस पर उसके शरीर के चित्र अंकित हैं, जिससे मालूम होता है कि वह बहुत अधिक वीर बलशाली शासक था। कूटनीति एवं व्यवहार में भी वह बहुत अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसने जहाँ विजय थी वहाँ विजय की। इसके अलावा अनेक राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर उनसे अपना सहायता प्राप्त की विभिन्न अभियानों में। इसके अलावा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसके बावजूद वह धर्म सहिष्णुता रखता था। वह बड़ा उदार था और किसी धर्म के प्रति उसके द्वेष नहीं था। उदयगिरी अभिलेख में वर्णित चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के मंत्री वीरसेन ने भगवान शिव की पूजा के निमित्त एक गुफा का उत्सर्ग किया था। तो हम देखते हैं कि वीरसेन शिव का परम भक्त होते हुए भी सम्राट के संधि विग्रह विभाग का मंत्री था। इसके अलावा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यहाँ एक बौद्ध अम्रकादर्व नाम का पदाधिकारी भी बड़े सैनिक पद पर विद्यमान था।
इसके अलावा चीनी यात्री फाहियान ने भी उसकी दानशीलता की महत्वपूर्ण रूप से प्रशंसा की है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो चंद्रगुप्त था वो एक धार्मिक सहिष्णु शासक था। इसके अलावा वह विद्या प्रेमी भी था। उसके दरबार में अनेक जो राजकवि थे वो अनेक महत्वपूर्ण व्यक्ति विद्यमान थे। महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार को अपनी उपस्थिति में अलंकृत करता था। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार का जो वीरसेन व्यक्ति था वह व्याकरण, न्याय, मीमांसा और लोक नीति में निपुण था। इसके अलावा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अगर हम पूर्ण रूप से देख सकते हैं तो वह एक महान शासक था और उसके राज्यकाल में भारत में एक चहुमुखी उन्नति हुई। अतः स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने न केवल साम्राज्य विस्तार किया अपितु एक उचित शासन प्रबंध द्वारा अपने साम्राज्य को बनाए रखा और अनेक विद्वानों को संरक्षण प्राप्त किया। और इसके अलावा उसने जो धर्म सहिष्णुता वाला काम किया जिससे वह समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चल सका। इसके साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।